अली लारिजानी के कातिलों को जल्दी ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी का बड़ा बयान, बदला लेने की खाई कसम। दूसरी ओर ईरान के साथ युद्ध के बीच अमेरिका को तुर्की ने दिया बड़ा झटका। ईंधन भरने के लिए फाइटर जेट उतारना चाहते थे अमेरिका, लेकिन एर्दोगान का साफ इनकार। मुश्किल में फंसे ट्रंप। और साथ में आपको बताएंगे, अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर बोली पाकिस्तानी मिसाइलें अमेरिका के लिए खतरा। रूस, चीन, उत्तर कोरिया भी उसी कैटेगरी में। यूएस तक पहुंचने वाली मिसाइलें 16,000 से ज्यादा। तो बिना वक्त गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी ने बुधवार को कहा कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी के कातिलों को जल्दी ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बयान ऐसे समय आया है जब लारिजानी की शहादत के बाद ईरान और इजरायल के बीच जंग और ज्यादा तेज होती जा रही है। लोकल मीडिया में छपे एक बयान में देश का लीडरशिप संभालने के बाद यह उनका दूसरा बयान है। नए सुप्रीम लीडर ने कहा कि दुश्मन द्वारा अली लारिजानी की हत्या उनकी पर्सनैलिटी की अहमियत और इस्लाम के दुश्मनों की उनके लिए नफरत को दिखाती है। लारिजानी की हत्या इस बात का सबूत है कि दुश्मन उनसे कितना डरता था। उन्होंने लारिजानी को एक अनुभवी और अहम नेता बताया, जिन्होंने दशकों तक सिस्टम के अलग अलग स्तर पर काम किया। इसी के साथ उन्होंने गुलाम रजा सुलेमानी यानी बसीज फोर्स के कमांडर की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि यह भी दिखाता है कि दुश्मन ईरान की ताकत से डरता है। दूसरी तरफ ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि अब आंख के बदले आंख वाला दौर शुरू हो चुका है। उनका कहना है कि अब जंग एक नए और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने ये भी साफ किया कि नेताओं की हत्या से ईरान रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उनका सिस्टम किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे ढांचे पर टिका है। इसी बीच मसूद पेजेशकियान ने भी पुष्टि की कि ईरान के खुफिया मंत्री की हत्या हुई है और इजरायल द्वारा ऊर्जा ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि ऐसे हमले हालात को और बिगाड़ेंगे, न कि किसी को फायदा देंगे। दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर अब्बास अरागची ने यूरोपीय संघ के नेता काजा कलास से बात करते हुए साफ चेतावनी दी कि अगर यूरोप इस जंग में अमेरिका और इजरायल का साथ देता है तो इसे ईरान के खिलाफ अपराध में साझेदारी माना जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप को चाहिए कि वो हमले रोकने के लिए दबाव बनाए, न कि दोहरे मापदंड अपनाए। इस बीच दोस्तों, ये भी खबर है कि ईरान ने बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात को सऊदी अरब और कतर पर भी भारी हमला किया। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों को नाकाम करने की बात कही, तो वहीं कतर की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 4 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जबकि एक मिसाइल रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में गिर गई, जिससे आग लग गई और इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इससे पहले ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर इजरायल की तरफ से हमला हुआ था, जिसको लेकर क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग में तुर्की से बड़ी खबर सामने आ रही है। तुर्की ने अमेरिका के उन अनुरोधों पर कोई जवाब नहीं दिया है जिसमें वाशिंगटन ने उसकी जमीन पर फाइटर जेट उतारने की मांग की थी। इसे अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि तुर्की अमेरिका के साथ नाटो में शामिल है। तुर्की ने आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के तुर्की कार्यक्रम के संस्थापक निदेशक गोनोल टोल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा, युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने अंकारा से संपर्क किया। अमेरिका चाहता था कि उसके फाइटर जेट और ईंधन भरने वाले विमान को तुर्की अपनी जमीन पर उतरने दे, लेकिन अंकारा ने कोई जवाब नहीं दिया। गोनोल टोल ने आगे कहा, अमेरिका ये चाह रहा है कि उसके फाइटर जेट को ईंधन भरने के लिए तुर्की जमीन दे। इसके लिए खुद ट्रंप प्रशासन ने तुर्की के राष्ट्रपति कार्यालय से संपर्क किया। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध के लिए तुर्की इजरायल को जिम्मेदार मानता है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने 3 दिन पहले संसद में कहा, इस जंग को तुरंत खत्म करने की जरूरत है, वरना पूरा मिडिल ईस्ट जल उठेगा। तुर्की युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता कर रहा है। इसके तहत ओमान के साथ मिलकर तुर्की ने मंगलवार को एक प्रस्ताव ईरान को भेजा, जिसे सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनी ने खारिज कर दिया। तुर्की नाटो सदस्य है, लेकिन उसने जंग से खुद को दूर रख लिया है
तुर्की पर ईरान भी सिर्फ सांकेतिक हमला कर रहा है। तुर्की सिर्फ ईरान के हमले को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। उसकी कोशिश जंग में उलझने की नहीं है। अमेरिका अब तक इराक और खाड़ी के देशों में अपने फाइटर जेट तैनात कर रखे थे। इन्हीं ठिकानों पर ईंधन विमानों की भी तैनाती थी, लेकिन हाल ही में इराक में एक ईंधन विमान क्रैश हो गया। खाड़ी के ठिकानों पर लगातार ईरान का हमला हो रहा है। इसी कारण अमेरिका तुर्की में अपने विमानों की तैनाती चाह रहा है, जिससे उसके विमान सुरक्षित रहे। इतना ही नहीं, तुर्की पर ईरान ताबड़तोड़ हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि तुर्की नाटो कंट्री है। तुर्की अगर ईरान के हमले को नाटो के आर्टिकल 5 के उल्लंघन को साबित कर देता है तो सभी नाटो सदस्य देश ईरान पर हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका को तुर्की एक सुरक्षित ठिकाना लग रहा है। वहीं तुर्की जानता है कि इस वक्त अमेरिका की मदद उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तुर्की ने यूएई और कुवैत का हाल देख लिया है। दोनों ही देशों में ईरान का कोहराम मचा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान लंबी दूरी की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें डेवलप कर रहा है जो अमेरिका तक हमला करने में सक्षम हो सकती है। उन्होंने ये बयान वाशिंगटन डीसी में सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के वैश्विक खतरे से संबंधित सुनवाई में दिया। गवार्ड के मुताबिक इंटेलिजेंस कम्युनिटी आईसी का आकलन है कि 2035 तक अमेरिका के लिए खतरा पैदा करने वाली मिसाइलों की संख्या 3000 से बढ़कर 16000 से ज्यादा हो सकती है। रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान परमाणु और पारंपरिक हथियार ले जाने वाले नए मिसाइल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हो सकती है जिनकी मारक क्षमता अमेरिका तक है। वहीं ईरान के पास भी ऐसी तकनीक मौजूद है जिससे वो 2035 से पहले आईसीबीएम विकसित कर सकता है। गबार्ड ने चीन और रूस को सबसे बड़ा और लगातार खतरा बताया। उनके मुताबिक ये देश ऐसी उन्नत तकनीक विकसित कर रहे हैं जो अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। उन्होंने उत्तर कोरिया के साइबर खतरे का भी जिक्र किया और कहा कि 2025 में उसने क्रिप्टो करेंसी चोरी के जरिए करीब $2 बिलियन जुटाए, जिससे उसके हथियार कार्यक्रम को फंड मिला। सुनवाई के दौरान ईरान के साथ संभावित युद्ध और पहले दी गई खुफिया जानकारी पर गबार्ड ने सवालों का सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह आंतरिक चर्चाओं का खुलासा नहीं कर सकती। साथ ही ये भी चिंता जताई गई कि अगर ईरान पर हमला होता है तो वो होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर सकता है, जो वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का अहम मार्ग है। तुलसी गबार्ड ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति को दी गई खुफिया जानकारी के बारे में पूछे गए सवालों को बार बार टाल दिया। इससे डेमोक्रेट नाराज हो गए। सीनेट खुफिया समिति के शीर्ष डेमोक्रेट वर्जीनिया के सीनेटर मार्क वार्नर ने गबार्ड से पूछा कि क्या उन्होंने ट्रंप को सलाह दी थी कि अगर ईरान को अमेरिकी हमलों का निशाना बनाया गया तो वो खाड़ी देशों पर हमला करेगा और होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा। इस सवाल का भी गबार्ड ने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैंने आंतरिक बातचीत का खुलासा नहीं किया है और ना ही करूंगी। उन्होंने कहा कि हम खुफिया एजेंसियों के लोग हमेशा राष्ट्रपति को उनके फैसले लेने में मदद के लिए सबसे सही और भरोसेमंद जानकारी देते रहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।